नमस्कार दोस्त, स्वागत है आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर जो अपना फर्स्ट चल रहा था, जिसका नाम था दो ध्रुवीयता का अंत, उसका ये सेकंड पार्ट है। इस वीडियो में हम इस चैप्टर को ओवर कर देंगे। जैसा कि जिन बच्चों ने पहली वीडियो देखा होगा उनको ये बात समझ में आ गया होगा कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में आखिर शीत युद्ध हुआ क्यों था, दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था कहते किसको है, और ऐसे कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हुआ। इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सोवियत संघ के जो कमियां थी, जो कारण थे जिसकी वजह से उसका विघटन हुआ, उसका क्या परिणाम निकला। ठीक है, तो जिन बच्चों ने पहला पार्ट नहीं देखा है जाके देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर अलग से उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ आप चाहते हैं यूट्यूब पे ना पढ़ के एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे पढ़ना जहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई एड्स ना हो, तो आपको हमारे ऐप पे आना पड़ेगा। ऐप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा विकास स्टडी पॉइंट का। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। ये है इसका पार्ट 2। ठीक है, तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कशन किया था। जैसे कि हमें बात पता है, हमने पढ़ा था दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था, साथ ही साथ हमने पढ़ा था सोवियत संघ की प्रणाली क्या थी, सोवियत संघ की कमियां क्या थी और इसके उत्तरदायी कारण क्या थे जिसकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हुआ। साथ ही साथ हमने देखा था कि मिखाइल गोर्बाचेव की सुधार नीति, और इसके साथ साथ बस इतना ही हमने देखा था। इसके बाद जो परिणाम है वो इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए चीज़ों की शुरुआत करते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से, ताकि आपको हर एक चीज़ बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाए। क्योंकि देखिए, ये लास्ट टॉपिक अपना था मिखाइल गोर्बाचेव वाला। ठीक है, और यहाँ से अब स्टार्ट होता है पार्ट नंबर 2 और चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, देखिए पार्ट नंबर 2 में अगर मैं बात करूं तो जैसा कि हमें ये बात पता है कि कुछ ना कुछ ऐसी कमियां थी जिसकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हुआ है। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसों का इस्तेमाल हथियारों को बनाने में करते थे। इसके साथ साथ वहाँ पे जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो अच्छी नहीं थी, और वो जनता के आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाती थी। जनता असंतुष्ट थी। ठीक है, और वो पूंजीवाद की तरह बनना चाहती थी, और इस तरीके से अगर देखा जाए तो बहुत सारे कारण थे। नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया था। ये सारे चीज़ थे कमियाँ। अब हम बात करेंगे इसके परिणाम क्या निकले। तो परिणाम क्या हुआ, जो सोवियत संघ का अंत हो गया, तो परिणाम ये निकला कि सबसे पहली चीज जो कि शीत युद्ध चलता आ रहा था, कब से चलता आ रहा था, 1945 से जो चलता आ रहा था, उसका क्या हो गया, अंत हो गया। ठीक है, 1991 में फाइनली अगर देखा जाए तो सोवियत संघ का विघटन हुआ, और सोवियत संघ के विघटन के साथ, ठीक है, सोवियत संघ के विघटन के साथ शीत युद्ध की समाप्ति हो जाती है। इसके साथ साथ बात करते हैं जो द्वितीय दुनिया का पतन हो गया। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जिन बच्चों को नहीं पता है उन बच्चों को मैं बताना चाहता हूं कि जो पहली दुनिया है, ठीक है, पहली जो दुनिया बोली जाती है वो किसको बोली जाती है, ऐसे देश जहां पर पूंजीवादी व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है, पूंजीवादी व्यवस्था है, या फिर यूं कहो, ठीक है, अमेरिका तथा पूंजीवादी जो देश हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं प्रथम दुनिया। इसके साथ साथ अगर दूसरी दुनिया की बात करें, दूसरी दुनिया की बात करें तो द्वितीय दुनिया वो दुनिया होती है जिसमें साम्यवादी व्यवस्था थी। ठीक है, साम्यवादी व्यवस्था थी। ठीक, तो अब यहाँ पे जो साम्यवादी व्यवस्था यानी कि जो सोवियत संघ था, जो मेन इसका बंदा था, ठीक है, मेन मतलब देश था, उसका विघटन हो गया। तो इस तरीके से द्वितीय दुनिया का पतन हो गया। यही बात लिखा है, द्वितीय दुनिया का पतन हो गया। ठीक है, अच्छा, तृतीय दुनिया क्या है, ये भी चीज पूछा जाता है कि जो है अपनी तीसरी दुनिया क्या है। तो देखिए, तीसरी दुनिया वो दुनिया है जहां पर पूंजीवाद भी हो और साम्यवाद भी हो, ये भी कंडीशन हो सकता है, या फिर जहां पर दोनों ही ना हो, यानी कि ऐसे देश जहां पे गुट निरपेक्षता रहती है ना, गुट निरपेक्षता, यानी कि वो ना साम्यवाद में शामिल होते हैं ना पूंजीवाद में शामिल होते हैं। वो कौन सी दुनिया में शामिल होते हैं, तीसरी दुनिया में शामिल हो जाते हैं। तो पहली दुनिया पूंजीवादी देश, द्वितीय दुनिया साम्यवादी देश, और तीसरी दुनिया गुट निरपेक्षता वाले देश को कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए द्वितीय दुनिया का पतन हो गया। आगे हथियारों की जो होड़ थी वो खत्म होती चली गई, क्योंकि अब जब सोवियत संघ ही नहीं रहा तो हथियारों की होड़ लेकर क्या करेंगे, हथियारों का प्रोडक्शन करके क्या करेंगे। विचारधाराओं की जो लड़ाई थी वो भी खत्म हो गई। अमेरिका एक महान शक्ति बन बैठा। ठीक है, सोवियत संघ नहीं रहा
तो बचा क्या, अमेरिका, तो ये महाशक्ति बन बैठा। इसके साथ साथ 15 जो गणराज्य थे वो सोवियत संघ से अलग हो गए। इसके साथ साथ शॉक थेरेपी को अपनाया गया। ठीक है, अब ये शॉक थेरेपी क्या है इनको हम समझने वाले हैं। अब बच्चे का एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि सर मान लीजिए कि ये 6 नंबर के क्वेश्चन में आ जाए, सोवियत संघ के विघटन का परिणाम 6 नंबर में आ जाए, तो क्या हम ये 6 पॉइंट या 7 पॉइंट जो लिखा हुआ है अगर हम इसको सिर्फ लिख देते हैं तो क्या नंबर मिल जाएगा, 6 में 6 मिल जाएगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप ये 7 पॉइंट लिख के आते हैं पेपर में तो आपके जो टीचर हैं वो कितने नंबर देंगे, ये देंगे नंबर 3.5 नंबर। आप कहोगे कैसे 3.5 नंबर कैसे दे सकते हैं? देखिए मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, जिस हिसाब से मैं कॉपी चेक करता हूं उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें आपको 3.5 नंबर ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकते हैं। ठीक है, हाँ कुछ और पॉइंट अगर आप लिखते हो तो हो सकता है इंक्रीज हो जाए, अदरवाइज नहीं। तो हालांकि 6 में 6 नंबर कैसे स्कोर करें, इसके लिए मैं क्या करूंगा, जो नेक्स्ट अपना जो इसके ऊपर वीडियो आएगी, जैसा कि मैंने बताया था 3 पार्ट में हम कवर करने वाले हैं। पहला पार्ट जिसमें हम पूरा समरी कर रहे हैं, दूसरे पार्ट में हम क्वेश्चन आंसर की तैयारी करेंगे और उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको। देखिए ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये सिर्फ हेडिंग है, ये समझिए, ये सिर्फ और सिर्फ हेडिंग है, इसको एक्सप्लेन करके करना पड़ेगा। अगर आप एक्सप्लेन करते हो तो समझ जाइए कि 6 में 6 नंबर आपको मिल जाएगा, क्योंकि जो सीबीएसई कहता है कि 6 नंबर का जो क्वेश्चन है कम से कम उसको 150 वर्ड्स में करिए। तो बताइए 150 वर्ड्स है क्या, नहीं है ना, तो इस वजह से 6 में 6 नंबर नहीं मिलेगा। तो यहां पर मैं जो नंबर दिया हूं 1 पॉइंट का आधा नंबर करके मैंने दिया है, इस वजह से 3.5 नंबर यहां पे होता है। लेकिन इसको अगर एक्सप्लेन करके अगर 6 पॉइंट ही लिख देते हो तो भी आपको 6 में 6 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, वो कैसे एक्सप्लेन करना है ये जो हम अगली वीडियो लाएंगे क्वेश्चन आंसर की, उसमें हम डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि वो वीडियो मिस ना हो, क्योंकि 6 में 6 नंबर लेना एक बहुत बड़ा टास्क है। ठीक है, चलिए भाई, तो ये चीजें समझ में आ गई। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगला देखते हैं एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया पहले हमने बात किया था 2 ध्रुवीय विश्व व्यवस्था, जहां पे एक विश्व का 2 गुटों में बट गया था, एक जहां पे पूंजीवाद तो दूसरा साम्यवाद। अब यहां पे हम देखने वाले हैं कि जो एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था है वो क्या है। तो एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था वो व्यवस्था है जिसमें विश्व में सिर्फ एक ही गुट का दबदबा होता है। जैसे देखिए क्या लिखा है, विश्व राजनीति में जब किसी एक देश का ही अधिक प्रभाव हो तथा अधिकांश अंतरराष्ट्रीय निर्णय उसकी इच्छा अनुसार लिए जाए तो उसे एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था कहा जाता है। जैसे कि अमेरिका सोवियत संघ के विघटन के बाद सिर्फ अमेरिका बचता है, तो इस वजह से एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था हम किसको कहते हैं, ठीक है, अमेरिका को कहते हैं, जिस टाइम में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। ठीक है, समझ में आ गई बातें। अगला जो टॉपिक है वो क्या लिखा है, शॉक थेरेपी क्या है। अभी जस्ट हमने बात किया था कि शॉक थेरेपी को अपनाया गया था। अब ये समझते हैं शॉक थेरेपी है क्या। अगर आपसे एक लाइन में अगर इसका जवाब मांगा जाए तो आप क्या कहोगे, शॉक थेरेपी का मतलब क्या होता है, आघात पहुंचाकर उपचार करना। क्या लिखा है, शॉक थेरेपी अर्थात आघात पहुंचाकर उपचार करना। मतलब आघात का मतलब होता है चोट पहुंचाना और उपचार करना मतलब मलहम लगाना। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को आप चोट पहुंचाते हो और उस पर मलहम लगा रहे हो तो इसका मतलब शॉक थेरेपी कर रहे हो। आप कहोगे क्या हम इसको हर जगह पे अप्लाई कर सकते हैं क्या, नहीं। देखिए होता क्या है, सोवियत संघ का जब विघटन हुआ था उस समय जो साम्यवादी व्यवस्था उन्होंने अपना रखी थी, अब उससे वो कन्वर्ट होकर किस में जा रहे थे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जा रहे थे। अब ये पूरा का पूरा जो मामला था ना, ठीक है, ये एक प्रकार का मॉडल तैयार हुआ जिसमें साम्यवादी व्यवस्था को छोड़कर पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाना था। ठीक है, इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इसका नाम रख दिया। क्या नाम रख दिया, शॉक थेरेपी। जैसे देखते हो ना, एक पेशेंट होता है कि जो उस स्टेज पे होता है कि अगर मतलब मरने के कगार पे होता है तो शॉक दिया जाता है ना, प्रेस जैसा होता है उसके, है ना, बॉडी पे लगाया जाता है ताकि उसके अंदर अगर जान हो तो वो उछलेगा, है ना। तो ऐसे ही होता है यहाँ पर चोट पहुंचाकर उपचार करना। तो देखिए क्या लिखा है, सोवियत संघ के विघटन के बाद पूर्व सोवियत संघ के देशों को अब साम्यवादी व्यवस्था को छोड़कर पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ मोड़ना था और ये एक विशेष प्रकार के मॉडल के अनुसार हुआ। इसी को विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने एक नाम दे दिया जिसका नाम रख दिया गया शॉक थेरेपी। ठीक है, यानी कि चोट पहुंचाकर उपचार करना। जो देश सोवियत संघ से अलग हुए थे उन देशों को अमेरिका आर्थिक सहायता देकर पूंजीवादी में कन्वर्ट कर रहा था और इसे ही नाम रख दिया गया शॉक थेरेपी। ठीक है, चलिए भाई अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं और आगे समझते हैं। अगला क्या लिखा है, शॉक थेरेपी के परिणाम। परिणाम क्या निकले
तो परिणाम क्या है, विकसित देशों का साम्यवादी व्यवस्था को छोड़कर पूंजीवादी अपना लिए। यानी कि अभी जस्ट मैंने बताया कि साम्यवादी व्यवस्था उन्होंने छोड़ दिया और अपनाया क्या, पूंजीवादी व्यवस्था। दूसरे नंबर पर जहां पर साम्यवादी व्यवस्था में हमने देखा था कि सारी की सारी चीजें सरकार की होती थी, मतलब सामूहिक होती थी, उन चीजों को कन्वर्ट कर दिया गया निजी फॉर्म में, क्योंकि साम्यवादी में सारी चीजें सामूहिक फॉर्म में होती थी, लेकिन पूंजीवादी में वही चीजें निजी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। इसके साथ साथ विकसित देशों की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई, जो देश अलग हुए उनकी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। अब ऐसा माने जाने लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो विकास है वो किससे संभव हो पाएगा, व्यापार से ही संभव हो पाएगा। रूस का जो ढांचा था, अगर देखा जाए तो राज्य नियंत्रण का जो औद्योगिक ढांचा था बिल्कुल चरमरा उठा। चरमरा उठने का मतलब क्या होता है, बिल्कुल ही अस्त व्यस्त हो गया। ठीक है, इसके साथ साथ महत्वपूर्ण उद्योगों को कम से कम दामों पर बेच दिया गया। लमसम 90% उद्योगों को सस्ते दामों में बेच दिया गया और इसे ही विश्व की सबसे बड़ी गैराज सेल कहा गया। ठीक है, रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट आ गई और क्योंकि यहाँ पर 90% उद्योगों को सस्ते रेट में जब बेच दिया गया ना, तो उनकी अर्थव्यवस्था तो वैसे ही खराब हो गई थी और इसी की वजह से जो उनका रूसी मुद्रा है रूबल, इसमें वैल्यू में गिरावट आ गई। ठीक है, और आज भी अगर चेक करोगे, ठीक है, तो वैल्यू उनकी डाउन ही है। तो इस तरीके से देखा जाए तो शॉक थेरेपी का ये परिणाम निकला। चलिए भाई, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला यहाँ पे देखते हैं बर्लिन की दीवार। सबसे पहले मैं बर्लिन की दीवार आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस टाइप्स की थी। ये देखिए, ये था बर्लिन का दीवार, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि बर्लिन का दीवार का एक कार्टून बना हुआ है, जिसमें कुछ लोग हैं इस बर्लिन की दीवार को तोड़ रहे हैं, मतलब इस दीवार को तोड़कर इस इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से उधर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक व्यक्ति चढ़ रहा है, यानी कि दीवारों पर चढ़ रहा है। ठीक है, अब ये क्या मामला था, पहले इस चीज़ को समझाता हूँ, फिर सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये बात अगर देखा जाए तो 1961 की है, जिस टाइम पे यूरोप में एक जगह है जिसको कहते हैं जर्मनी। ठीक है, जर्मनी मान लेते हैं ये है, जर्मनी के बीचों बीच बर्लिन था और बर्लिन के बीच एक दीवार चला दी जाती है। ठीक है, क्या चला दी जाती है, बीचों बीच एक दीवार चला दी जाती है, जो कि ये दो खेमों में डिवाइड हो गया। एक तरीके से समझिए, एक हो गया आपका पश्चिमी खेमा, ठीक है, और एक हो गया पूर्वी खेमा। ठीक है, पूर्वी खेमा। पश्चिमी खेमा किसके अंडर था, वो था अमेरिका के अंडर, और जो पूर्वी खेमा था वो किसके अंडर था, वो था सोवियत संघ के अंडर। ठीक है, अब यहां तक तो चीजें समझ में आती है कि पूर्वी खेमा सोवियत संघ के, पश्चिमी खेमा अमेरिका के। ठीक है, लेकिन आगे चल के इनको ये बात समझ में आती है कि सोवियत संघ का जब विघटन थोड़ा सा लगने लगा कि विघटन हो जाएगा। ठीक है, उस समय देखा जाए तो इस दीवार को गिरा दिया गया। इस दीवार का क्या कर दिया गया, गिरा दिया गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि किस महासचिव के टाइम पे इस चीज़ को गिराया गया था। तो उस टाइम पे सोवियत संघ के जो महासचिव थे मिखाइल गोर्बाचेव थे, और उन्हीं के समय इसको गिराया गया, और ये उसी गिराने का पिक है, जैसा कि आप देख सकते हो। ठीक है, उसी गिराने का पिक है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो गिराया गया था, जो दीवार जो बनाई गई थी, ठीक है, जो दीवार बनाई गई थी, ठीक, जो दीवार बनाई गई थी वो लमसम देखा जाए 150 किलोमीटर लंबी थी। कितनी थी, 150 किलोमीटर लंबी थी। यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा है, पहले बता देता हूँ। बर्लिन की दीवार पूर्वी तथा पश्चिमी खेमों के बीच विभाजन का प्रतीक था। इसका निर्माण 1961 में किया गया था। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में इस चीज को किया गया था, जो कि पूर्वी जर्मनी तथा पश्चिमी जर्मनी को दो बराबर हिस्सों में बांट देती है। ठीक है, एक पश्चिमी जर्मनी तो दूसरा पूर्वी जर्मनी। ये कितनी लंबी थी, 150 किलोमीटर लंबी थी। 9 नवंबर 1989 को इस चीज को गिरा दिया गया, और ऐसा कहा जाता है कि यहीं से सोवियत संघ का विघटन शुरू हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से माना जाता है कि यही सोवियत संघ के विघटन का ठीक है, यहीं से शुरुआत हो गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहां पे देखिए, ये तो हमने देख लिया कि सारी चीजें यहां पे हो गई थी। ठीक है, बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे आता है कि आखिर कौन कौन से ऐसे देश थे जो कि सोवियत संघ के गणराज्य में थे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एक ही वीडियो बना रहा हूं मैं, मतलब एक चैप्टर के 2 पार्ट बना दे रहा हूं, सारा चीज मैं कवर अप करवा रहा हूं। ठीक है, तो देखिए सोवियत संघ के यहाँ पे 15 गणराज्यों की बात करें तो सबसे पहला आता है आपका, ठीक है, सबसे पहला आता है रूस, दूसरे नंबर पे यूक्रेन, तीसरे नंबर पे जॉर्जिया, उसके बाद बेलारूसिया फिर बेलारूस भी कहते हैं। ठीक है, या फिर बेलारूसी भी कहते हैं। ठीक है, उज्बेकिस्तान,
आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, ठीक है, कर्जिकिस्तान, मालदोवा, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान, ठीक है, लातविया, ठीक है, एस्टोनिया और लिथुआनिया। टोटल देखा जाए तो 15 गणराज्य थे। अब आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछे कि सबसे पहला गणराज्य कौन सा है जो कि सोवियत संघ से अलग हुआ था, तो आप क्या नाम बताओगे? ये देखिए 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है, तो आप क्या बताओगे? लिथुआनिया। क्या बताओगे? लिथुआनिया। सबसे पहला वो देश है जो कि सोवियत संघ से अलग हुआ था। यहां पे अगर मैं बताऊं, अगर आपसे क्वेश्चन ये कोई पूछ ले कि सबसे पहला 3 देश ऐसा कौन सा है जो कि सोवियत संघ से अलग हुआ था, तो लिथुआनिया, ठीक है, एस्टोनिया और लातविया, ठीक है, ये 3 ऐसे हैं जो कि अलग हुए थे, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सोवियत संघ के जो गणराज्य हैं, ठीक है, इनमें से कौन से ऐसे 3 देश हैं जिन्होंने ये कहा था कि सोवियत संघ का विघटन हो चुका है, तो किसने किया था? रूस ने कहा था, यूक्रेन ने कहा था, इसके अलावा बेलारूसिया ने कहा था, ठीक है। तो ये 3 वो देश हैं जो कि सोवियत संघ के विघटन, मतलब इन्होंने कहा था कि सोवियत संघ का अब खात्मा हो चुका है, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अच्छा, अब इसका मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं ताकि चीजें आसान हो जाए। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, देखिए सबसे पहले क्या लिखा है कि सर्वप्रथम सोवियत संघ में अलग होने वाले 3 गणराज्य कौन से थे, तो एस्टोनिया, ठीक है, लतानिया, ठीक है, वही है जो लास्ट में लिखा था, और लिथुआनिया, ठीक है, ये 3 देश हैं जो कि अलग हुए थे। अच्छा, इसके साथ साथ आगे चल के जब इन्होंने एक चीज और बनाया, CIS बनाया ना, CIS मतलब क्या होता है? कॉमन इंडिपेंडेंट स्टेट्स, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ऐसे करके नाम है, जो कि आगे नेक्स्ट टॉपिक में रखने वाला हूं, ठीक है। तो ये जो 15 गणराज्य थे, यानी कि ये वाले जो 15 गणराज्य थे, 15 गणराज्यों में अगर देखा जाए तो अगर इन 3 को छोड़ दिया जाए, लास्ट के 3 को अगर छोड़ दिया जाए तो ये 3 हट गए, तो बचे कितने हैं? 12 हैं। तो 12 देशों ने मिलकर इसके बाद एक और चीज बनाया था जिसका नाम रखा था CIS, ठीक है, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स करके नाम इन्होंने एक चीज रखा था, ठीक है। और यहां पर सोवियत संघ में जो कि प्रणाली थी कि इस हिसाब से आपको काम करना है, ऐसे करना है, ठीक है, इस तरीके से रहना है, वो सारी चीज हटा दी गई थी। और इसमें यह था कि स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल, मतलब नाम के लिए सब 12 के 12 एक में रहेंगे, लेकिन काम के लिए सब अलग अलग काम करेंगे, अपने मन मर्जी से काम करेंगे, किसी का किसी एक दूसरे पर रोक टोक नहीं रहेगा। तो CIS बनाया गया था। तो क्वेश्चन ये आता है कि CIS जब बनाया गया था तो कौन से 3 गणराज्य थे जो कि इसमें शामिल नहीं हुए थे? ये 3 ये हैं, ठीक है, ये 3 ये हैं। और इनमें से 12 में से अगर देखा जाए तो सबसे लास्ट में कौन सा शामिल हुआ था? जॉर्जिया शामिल हुआ था, 1993 में शामिल हुआ था। किस में शामिल हुआ था? तो CIS में शामिल हुआ था। इससे पहले देखा जाए तो 11 देश इसमें शामिल थे, ठीक है। तो यही बात लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि सर्वप्रथम सोवियत संघ में अलग होने वाले 3 गणराज्य कौन से थे? एस्टोनिया, ठीक है, लतानिया, इसके अलावा लिथुआनिया, ये हो गया। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी 3 सोवियत संघ के संस्थापक देश हैं जो कि सोवियत संघ के विघटन की घोषणा किए थे? तो अभी मैंने बताया था कि रूसी, बेलारूसी तथा यूक्रेन, वही 3 जो मैंने नाम बताया था। इन्होंने ही कहा था कि USSR का अब क्या हो गया था? अंत हो गया। USSR किसको कहते हैं? सोवियत संघ को कहते हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा USA किसको कहते हैं? ये कहते हैं अमेरिका को, ठीक है। किसको कहते हैं? अमेरिका को कहते हैं। यहां पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या आता है कि रूस के किन 2 गणराज्यों में अलगाववादी आंदोलन चले? ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है। तो क्या है? चेचन्या और दागिस्तान, ठीक है, इनमें क्या चला था? अलगाववादी आंदोलन चला था। और लास्ट में लिखा है कि चेकोस्लोवाकिया किन 2 हिस्सों में बट गया था? तो चेकोस्लोवाकिया 2 हिस्सों में बट गया था, 2 देशों में बट गया था। एक का नाम रखा गया था चेक और दूसरे का नाम हुआ था स्लोवाकिया, और दोनों को मिला दिया गया था तो इसको चेकोस्लोवाकिया बोला जाता था। लेकिन जब दोनों अलग हो गए तो एक का नाम हुआ चेक, दूसरे का नाम होगा स्लोवाकिया। समझ में आ रही चीजें? तो इसमें मैं क्वेश्चन आंसर भी थोड़ा सा डाल दिया ताकि चीजें आसान हो जाए। बाकी जब हम क्वेश्चन आंसर की वीडियो लाएंगे उसमें सारी चीजें आपको समझा देंगे। चलिए भाई नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्या लिखा है? CIS क्या है, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया आपको, अभी जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। तो CIS को कहते हैं स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल, ठीक है। यहां पे देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां पे एक चीज, राष्ट्र नहीं, इसे राज्य भी कह सकते हैं, ठीक है। हालांकि इसको राज्य ही कहेंगे, ठीक, क्योंकि यहाँ पे स्टेट्स लिखा हुआ है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स
स्वतंत्र राष्ट्रों का राज्यकुल, ठीक है, ये कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद स्वतंत्र राज्यों का जो राष्ट्रकुल है वो सामने आया, और ये सोवियत संघ के उन्हीं देशों को मिलाकर बना था जो कि सोवियत संघ से अलग हुए थे। लमसम 12 देश इसमें शामिल थे, और जो 3 देश हैं वो इसमें शामिल नहीं हुए थे, जो कि मैंने लास्ट में आपको बताया था, है ना, लिथुआनिया हो गया, वो सब सारे देश हो गए, ठीक है। अच्छा, इनका उद्देश्य क्या था? वही चीज़, आपसी एकता को बनाए रखना है, युद्ध की स्थिति में मिलकर एक दूसरे का सामना करना है, ठीक है, मतलब मिलकर सामना करना, उस चीज़ का शांति व्यवस्था बनाए रखना है, तथा राष्ट्रीय सुरक्षा तथा निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना, मतलब शस्त्रों का प्रोडक्शन नहीं करना। वो जो गलती हमने सोवियत संघ में किया वो दोबारा नहीं करना है। आपसी मतभेद को बातचीत के द्वारा हल कर लेना है। ये सारा इसका क्या रहा? उद्देश्य रहा। समझ में आ रही बातें? चलिए थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। यहाँ पे आप समझते हैं CIS का निर्माण किन देशों को मिलाकर किया गया था? तो जैसा कि हमें पता है, ठीक है, 12 देशों को मिलाकर किया गया था, ठीक है। तो क्या लिखा है? रूस, बेलारूस, यूक्रेन ने 1922 के सोवियत संघ के निर्माण से संबंधित संधि को समाप्त करने का फैसला लिया, और इस तरीके से सोवियत संघ का अंत हो गया। और उसके बाद इन्होंने क्या बनाया? स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल बनाया, जिसमें अर्मेनिया, अजरबैजान, मालदोवा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, तजाकिस्तान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, इन सभी को मिलाकर ये चीज़ बनाया गया था। जॉर्जिया इसमें लास्ट में शामिल हुआ था 1993 में, जो कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इस चीज़ का निर्माण किया गया था। आगे एक लास्ट जो टॉपिक है, ये जो इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को समझिएगा। क्या लिखा है कि पूर्व साम्यवादी देशों और भारत के बीच में संबंध किस तरीके से था? तो देखिए, भारत ने साम्यवादी देशों के साथ जो संबंध बनाए थे वो एक तरीके से सुदृढ़ बनाए थे, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो रूस था उसके साथ जो संबंध था वो काफ़ी मधुर भी थे और इसके साथ साथ गहरे भी थे, ठीक है। साम्यवादियों के साथ भारत का संबंध काफ़ी अच्छा था, लेकिन रूस के साथ कहीं अधिक अच्छा था। आगे, भारत रूस से हथियार खरीदता था। रूस ने सदैव भारत से सहायता मांगी, ठीक है, मतलब सहायता की है हमेशा। और इसके साथ साथ भारत तथा रूस दोनों का ही बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का सपना है। बहुध्रुवीय का मतलब क्या होता है कि किसी एक देश का दूसरे देश पे कब्जा नहीं, बल्कि ये विश्व है, विश्व में सबका एक प्रकार से ध्रुव बना रहे, मतलब सबका अपना अपना पावर रहे, किसी एक का किसी दूसरे पे कोई कंट्रोल ना रहे, ठीक है। इसी को कहते हैं बहुध्रुवीय, ठीक है। दोनों देश चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का समाधान बातचीत के द्वारा हो। 2001 के भारत तथा रूस के संबंधों में देखा जाए तो दोनों देशों के बीच 80 द्विपक्षीय समझौते हुए, कि ऐसा समझौता जो कि दोनों के लिए बराबर हो, ठीक है। जो ये बोले वो सामने वाला मांगे, जो सामने वाला बोले ये माने, ठीक है। ऐसे द्विपक्षीय समझौते हुए, ठीक है। भारत तेल का आयातक देश बना। इसके साथ साथ संकट की घड़ी में रूस ने भारत को तेल देकर भारत की सहायता भी की है, और रूस ने भारत के साथ परमाणु योजना तथा आंतरिक उद्योगों में सहायता भी की है। इस तरीके से देखा जाए तो भारत और जो रूस है उसके संबंध काफ़ी अच्छे रहे हैं। आई होप सो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो ये था आपका पहला चैप्टर, जिसमें हमने समझा दो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का अंत किस तरीके से हुआ। बाकी जो कि बिहार बोर्ड से बच्चे देख रहे हैं, या राजस्थान बोर्ड के बच्चे देख रहे हैं, हरियाणा बोर्ड के बच्चे देख रहे हैं, उनके लिए ये सेकंड चैप्टर था। चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। बाकी स्ट्रेटजी वाली वीडियो मैंने आपको बताया ही था। यूट्यूब से थोड़ा सा हटिए और आइए हमारे ऐप पे चीज़ों को ईजिली समझिए, ऐड फ्री वीडियो देखिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है आज की डेट्स में ऐड से हो रहा है। ऐड से छोड़ो, आप जब वीडियो देखने भी आओगे ना तो रील्स लगोगे देखने। ये आपकी दिक्कतें नहीं है, टीचर्स की भी यही दिक्कतें हैं कि वो आते हैं और लगते हैं रील्स देखने, ठीक है। क्योंकि अब मतलब एक नॉर्मल अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति फ़ोन को 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे कॉमन देखता है, ठीक है। तो इसी वजह से आप चीज़ों से हटिए, आइए ऐप पे चीज़ों की स्टडी कीजिए। ज़्यादा नहीं लिया जा रहा है आपसे, हद से वही लिया जाए 499 में आपको पूरा का पूरा सिलेबस समझाया जाएगा, जो कि आप समझ सकते हो 499 है ही कितना, पूरे साल के लिए सिर्फ एक बार पेमेंट आपको करनी है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें थी। आई होप सो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। किसी भी चीज़ में कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नोट्स चाहिएगा तो नोट्स आपको वही बताया था 99 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, नहीं है तो नंबर है, आप उस पर बात कीजिए। बाकी फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए फिर टेक केयर, बाय बाय।